यूज यूज कहाँ पर, जैसे फर्मेंटेशन के वक्त, या फिर अल्कोहल, जब अल्कोहल बनाया जाता है, या फिर ये कहें कि ये ब्रेड वाले उसमें इसी का इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट का। ठीक है, इसी वजह से इसको बेकर यीस्ट कहते हैं। खासियत क्या है, यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जनरा या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ फॉर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रोकैरियोट्स पढ़ा था उसमें हमने ये था कि न्यूक्लियर नहीं था, यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली प्रेजेंट होती है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस बना रखा है, बहुत अच्छा शेप नहीं है, मतलब बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, थोड़ा जल्दी में बनाया था। वहां से चार्ट से भेज दूंगी, ठीक है, या किसी बुक से भेज दूंगी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास मैंने किया है। तो पहली बात तो है ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि न्यूक्लियर भी विजिबल है और न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर शेप में है। दैट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सेल कैसी हो गई यीस्ट की, यूकैरियोटिक सेल हो गई, ट्रू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियर। ठीक है, पहले था कि प्रोकैरियोट्स में तो एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं, तो फैला रहता था, जबकि यहाँ पर एक फिक्स शेप का न्यूक्लियस हमें दिखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर इसके थैलेस की या अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स में देखते हुए हम पढ़ रहे हैं। अगर हैबिट की बात करें तो यूजुअली ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट दैट मीन्स ये सारे यूकैरियोटिक सेल के लिए नहीं है, पर्टिकुलर यीस्ट के लिए है कि ये सेप्रोफिटिक फंजाई है। बल्कि फंजाई होते ही कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की, तो वहां पर सेल वॉल होगी। जब हम प्लांट के कंटेक्ट, अरे यीस्ट में सेल वॉल नहीं होगी? हाँ होगी। देखो, होता ये है ना कि वही मैं बता रही कि यहाँ पे आप ये मत मान के चलिए कि ये फंजाई है, ये मान के चलिए ये यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमेशा आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल की होती है। ठीक है, सेल वॉल में इट में भी बस फर्क ये होता है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल बनी होती थी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, जबकि या म्यूकोपेप्टाइड की। यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्योंकि यीस्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वो बेसिकली पैक्टिन्स की बनी होती है। ठीक है, बस अब पैक्टिन बता रही हूँ, देख लो, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन, फंगल सेल वॉल ऑलवेज काइटिन की बनी होगी, या फिर कुछ कुछ और भी कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स के कुछ कुछ कंटेंट होंगे। ठीक, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहां पर क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल होती है। Just below the cell wall, outermost covering is cell wall. Just below the cell wall, there is another layer which is called cell membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और सेल मेम्ब्रेन हूबहू वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करते हुए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन जो फॉर्म करती है उसी तरह से होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। तो ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में जितना मैट्रिक्स रहता है, जितना सब्सटेंस या फ्लूइड सब्सटेंस दिख रहा है, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनील्स जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, या ये कहें कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कि जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, वो अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, अगर नहीं फॉलो करती होगी तो, या जैसे ये तो सेप्रोफाइट है, ठीक है, किसी और से ही इसको लेना है खाना पीना अपना। ठीक, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर यहीं पे प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वहां पर क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा और ऑर्गेनिल्स में क्या क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, किसमें, इसी यीस्ट सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, राइट। इसके अलावा अगर प्लांट सेल होती या कोई ऑटोट्रॉफिक मोड वाली सेल होती तो वो उसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट होता। ठीक है,
उसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें ईआर भी होगा, गोल्जी बॉडीज भी होती है, ठीक है। ये सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सिंपल एक टर्म में कहें तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे यीस्ट की बात करें। इसके अलावा इन सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अलावा एक बड़ा वैक्यूल होता है यूकैरियोटिक सेल में। उसका खासियत है कि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स होगी। किनकी बात, एनिमल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे अगर वैक्यूल्स होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती है। आपको चूंकि प्लांट पढ़ना है इसलिए बता रही कि प्लांट में भी एक लार्ज वैक्यूल होती है, वैसे ही यीस्ट में भी एक लार्ज वैक्यूल होती है, ठीक है। अगर इनके शेप की और लार्ज वैक्यूल में भी जो वैक्यूल की भी एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन, जिसमें ऑलरेडी कुछ कुछ वैक्यूलर ग्रैन्यूल्स या ये कहे कि कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पर भी रहता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉटेड स्ट्रक्चर से मैंने बनाया है। दीज आर दी वैक्यूलर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। रिजर्व फूड की अगर बात करें या स्टोर्ड फूड की बात करें तो इनके केस में, यीस्ट के केस में वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कंटेंट रहता है वो स्टोर्ड रहता है, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है, राइट। शेप की अगर बात करें तो यीस्ट हमेशा यूनिसेलुलर हो सकता है, माइसीलिया नहीं होता। जबकि फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूजुअली जितने भी फंगस के मेंबर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें माइसीलिया फॉर्म होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा फंजाई है जो कि थ्रेड लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता, माइसीलिया नहीं होता इसमें। केवल एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग हो जाती है तो ये अपीयरेंस देता है कि ये स्यूडो मतलब माइसीलिया की अपीयरेंस देने लगता है। तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं स्यूडोमाइसीलिया फॉर्म कर लिया है। स्यूडो का मतलब ही हो गया झूठा, जो केवल आभास दे, एग्जैक्टली हो नहीं। और यूजुअली होती कैसी है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। यीस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर है। इसके अलावा आई थिंक मैंने सभी कुछ कवर कर लिया। अगर डायमीटर या साइज की बात करें तो 2 to 8 माइक्रोन इन अ डायमीटर, और लेंथ की बात करें तो 3 to 15 माइक्रोन इन अ लेंथ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ रह गया ना, हो गया। यूकैरियोटिक सेल का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैंने बताने की कोशिश की। अब बताइए इसमें से क्या चीजें नहीं समझ में आई है। जो एटीएस, हाँ राइबोसोम एटीएस लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह या जो भी नॉर्मल प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल में, सॉरी यूकैरियोटिक प्लांट सेल में जो जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पर भी होंगे। तो राइबोसोम्स को मेंशन भी कर लीजिएगा कि राइबोसोम होगा, और वो भी कौन सा राइबोसोम होगा, एटीएस टाइप, ठीक है, लिख लो। और न्यूक्लियस है प्रॉपरली तो वहां पर डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, ठीक है। और कोई किसी को क्वेरी है यीस्ट से रिलेटेड तो पूछ सकता है। जब आप फंजाई पढ़ोगे तो एक टर्म आता है हायालाइन, ठीक है, HYALINE, हायालाइन। इसका मतलब क्या होता है, कभी सुना है, कलर, ये वर्ड सुना है हायालाइन, इसका मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। तो ये जो यीस्ट होते हैं बेसिकली कलरलेस इन नेचर है, या जो भी माइसीलिया पढ़ोगे फंगस में वो भी कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप हाईलाइट टाइप ऑफ माइसीलिया या एसेप्टेट या इस तरह के कंडीशन, खैर वो तो फंजाई वाले पार्ट में कर दूंगी। यहाँ पर यूनिसेलुलर के साथ साथ हाईलाइट भी कहीं बुक में या लिटरेचर में आपको दिखे तो उसका मतलब यही है कि ट्रांसपेरेंट होती है सेल्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या मतलब, कलरलेस होती है, राइट। स्टोर्ड फूड में स्टोर्ड ग्रैन्यूल का मतलब ही है वो जो फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, ऑयल है, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स है, इन सब के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की तो दोबारा में देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा एक थर्ड वन
टाइप ऑफ सेल और रह गया है आर्किया। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहता है बुक में, कुछ कुछ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लीजिए। आर्किया क्या कहते हैं? आर्किया भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि ये कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ है। ठीक है, कैसे है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया की ही कैटेगरी है, जिसमें इंक्लूडेड कौन आते हैं? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। कभी नाम सुना है मिथानोजेनिक बैक्टीरिया या हेलोफिलिक? हेलोफिलिक कहाँ कहाँ सुना? हाँ हाँ, ये तो आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता दी। और इनका ओरिजिन जब ये माना जा रहा था ना कि इनका जैसे जो वायरसेस या ये कहे कि जब आपने कभी ओपरिन कंसेप्ट पढ़ा होगा, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि सी में ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो सी में ये जो इतना टेम्परेचर, वहां इतना डीप में इतना हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है किसी सेल के लिए। नॉर्मल के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल है, जैसे माइकोप्लाज्मा के लिए क्या है ना, तो ये भी बड़े हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर 15 मिनट तक इनको भी 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर दे दो ना, तो ये भी डेड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यूकेरेटिक सेल के लिए भी है, हम लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। 50 से जहाँ होता है तो एसी भी चला दो, ये भी चला दो, वो भी चला दो, कितनी गर्मी होने लगती है ना। तो वो ही काइंड ऑफ, और वहां पर तो सी में तो लगभग 200 के अराउंड रहता था, रहता है बल्कि। ठीक है, टेम्परेचर। तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाए, देखे गए, वो बेसिकली बिलोंग्स टू आर्किया। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि नेचर, या कह ले कि उस टाइप के बैक्टीरियल सेल ने, वो ही मेथनोजेनिक बैक्टीरिया ही टाइप के थे। ठीक है, हेलोफिलिक बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, और वो सब आते किसमें? आर्किया में आते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं इस तरह से ये, मतलब जब ये तो थ्योरी दे दी गई, बाद में जब आर्किया की डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि वो थ्योरी एकदम फुल प्रूफ है। कैसे? क्योंकि आर्किया भी मतलब इतना हाई टेम्परेचर होता है, या ये कहे एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उन पर भी आर्किया सरवाइव कर जाते हैं। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो इन्हीं टाइप के किन्हीं ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा। ये बात समझ में आई? ये जो बात मैंने अभी बोली, ये बात समझ पाए? हाँ, तो बेसिकली आर्किया के लिए जब पूछा जाए तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, फाउंड इन, अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो यूजुअली ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, या ये कहे एडवर्स, जितनी हार्श वेदर होता है उसमें भी सरवाइव कर जाते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी आर्किया 200 टेम्परेचर तक भी सरवाइव कर जाते हैं। बहुत ज्यादा कोल्ड होता है तो भी आर्किया सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, इनमें भी सेल वॉल यूजुअली, हाँ, सेल वॉल की अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और वो भी क्योंकि ये काफी कुछ मिलते जुलते होते हैं किसकी तरह से, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स इनसे मिलते जुलते हैं। ये याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा की सिमिलरिटी ग्राम नेगेटिव से है, आर्किया की सिमिलरिटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें भी म्यूरामिक एसिड, दैट मीन्स नाग और नाम के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा जस्ट बिलो द सेल वॉल देयर इज अनदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। लेकिन इनकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत खास होती है। खास क्यों होती है? क्योंकि अभी तक जितने भी लाइफ फॉर्म्स देखे गए हैं उनमें यूजुअली लिपोप्रोटीन्स की बनी होती थी, यानी कि फॉस्फोलिपिड होता था। ठीक है, जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता था वो होता था फॉस्फोलिपिड। लेकिन यहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मेलोजेन। ठीक है, और वो कैसे होते कि हमेशा जब फास्फोलिपिड की बात करते थे तो उसमें ईस्टर लिंक्ड मॉलिक्यूल है वो, जबकि इनमें बात करें तो ये ईथर लिंक्ड है, जो कि इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो लेकिन इनकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती है।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है, बिकॉज वहां पे प्लाज्मालोजन मॉलिक्यूल्स, या ये कहें कि जैसे फॉस्फोलिपिड नॉर्मल सेल में होता है, नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स में होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मालोजन होता है, जो कि एक ईथर लिंक्ड कंपाउंड है, जिससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी सेल की या उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं, किसके, आर्किया के। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी इनमें प्रेजेंट होती है, जबकि बैक्टीरियल सेल में जब हमने देखा था तो उसमें क्या था कि हिस्टोन प्रोटीन कैसी थी, एब्सेंट थी कि प्रेजेंट, बताओ, एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पर ये फर्क है कि होता तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, बट यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही शो करती है। कोई भी टाइप का एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कीजिए, ये रेजिस्टेंसी ही शो करेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किस पर, आर्किया पर। ठीक है, या बहुत कोई लिटिक एजेंट आप या लिसिस कराने वाले जो वॉल को बस्ट कर देते हैं, किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस तरह का कोई एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो भी आर्किया कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आर्किया पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं, अभी तक हमने इनमें देखा कि ये कुछ के प्रति सेंसिटिव थे, कुछ के प्रति रेजिस्टेंसी शो कर रहे थे, लेकिन ये टोटली रेजिस्टेंसी शो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें भी राइबोसोम जो होगा वो कैसा होता है, 70S टाइप होता है। ठीक है, आर्किया में जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S टाइप होगा। डीएनए यूजुअली सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसा कि बैक्टीरियल सेल में था। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दोनों एंड्स ओपन दिख रहा है, जबकि माइकोप्लाज्मा में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर में था, वैसे ही आर्किया में भी सर्कुलर में होता है। ठीक है, चाहो तो कहीं कहीं पेन डाउन कर लेना, नहीं तो जो नोट्स भेजूंगी उसमें से आप ब्रीफ को, मतलब कि जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको कहीं अपने पास में क्रिप्टिक फॉर्म में, क्रिप्टिक नोट्स के फॉर्म में कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी चीजें बता ही थी कि डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 70S राइबोसोम्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जैसे होती है, म्यूरामिक एसिड सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल वॉल होने के बावजूद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी उसमें ईथर लिंक्ड कंपाउंड होते हैं, जो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, प्रिमिटिव टाइप है, हार्श वेदर में रहते हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट रह गया, नहीं, हो गया। ठीक है, तो आर्किया के कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे, ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है आर्किया, और इनका एग्जाम्पल क्या है, हेलोफिलिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जब बताएंगे तो उसमें अच्छे से और बता देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है, बता दो भाई, यस और नो, आर्किया कितना समझ में आया। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, हाँ समझ में आया ना, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है इसमें, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक टाइप है ना, तो इंसिपिएंट ही होगा, राइट। डीएनए मतलब एसएस स्कैटर्ड, लेकिन होगा सर्कुलर फॉर्म में। चलिए, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक ब्रेक ले लें, 10 बज रहा है। ठीक है, ये वाली क्लास का अभी दोबारा फिर से क्लास एक और कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहोगे कि कंटिन्यू रखें, 5 मिनट का ब्रेक दे देना, मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। एक चीज और है कि अभी थोड़ा सा वो क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लें क्या, कल वाली दोपहर की जो क्लास थी वो कैसी, मतलब टाइमिंग ठीक था, हम लेकिन एकदम, हाँ तुम लोग तो ठीक था लेकिन हम एग्जॉस्ट हो गए थे, इसीलिए कल सोचे वीडियो वाला कोई काम हम कर नहीं पाए, है ना। तो ये ठीक है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट था ना, प्यूरिफिकेशन है या जो टेक्निक्स वाला, या तो बैक्टीरियल टेक्निक्स थोड़ी सी बता देंगे, वो भी सरल है टॉपिक, या फिर उसको बता देंगे। इस वाली यूनिट में फिलहाल आपका नोट्स भेजने के बाद में आपका केवल और केवल एक चीज और रह गया, चलो अच्छा 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, इस यूनिट में केवल फंजाई वाला पार्ट रह गया है, बाकी आपका कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट में केवल टेक्निक्स का पार्ट रह गया, बाकी कंप्लीट हो गया है, तो रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आप केवल थर्ड यूनिट मेन जो फोकस करना है वो थर्ड यूनिट पे करना है। ठीक है,
थर्ड यूनिट बची है। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं, एक ब्रेक ले लीजिए। हाँ 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 बिल्कुल कर लिया है। क्यों, उतना कहाँ थे तुम क्लास में? हाँ क्लास 9 बजे से चल रही थी। वजह ये है ना कि दोपहर वाली फिर वहां कॉलेज से आना और वो करना, ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ दिन, हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए इस वीक में भी। अगर मुझे आवश्यकता लगी तो कल परसों भी मॉर्निंग में लक्ष्मी मैम अगर नहीं पढ़ाती हैं या उनको मतलब वो नहीं आ पाती हैं तो फिर मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे हम। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस, आपको भी रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए, इत्मीनान से हम भी डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा है। राइट, चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 बज के 3 मिनट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 10:15 पे आ जाएंगे ना, 10 मिनट हो जाएगा। हाँ हाँ 15 पे मिलते हैं। ठीक है 15 पे, ओके, बाय बाय।